गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो हमारी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, आज उसका ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ PYQ क्वेश्चंस की मदद से मैथ्स के कुछ कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें इफ़ d/dx f(x) = 2x + 3 हमें गिवन है और हमें दे रखा है कि इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1 है, तो हमें f(x) निकालना है। ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। f(x) = 2x + 3/x, ये हमें गिवन है। f(x) निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा। तो इंटीग्रेट करने पे मेरे d/dx ही हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा f(x). और मुझे पता है 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा x² प्लस 3/x, ये क्या है 3 × 1/x, इसका हो जाएगा 3 log x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेट करने पे आएगा, यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो f(x) की मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x² प्लस 3 log x प्लस c। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है f(1) की वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह मैं f(1) पुट करूँगा। मुझे f(1) क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो अगर मैं फंक्शन में, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है, मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा, 1 पुट कर दूँगा। तो x की जगह 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 log of 1 प्लस c = ये हमें 1 गिवन है, तब 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, जो आपको पता होगा, जो हमारा log 1 होता है ना, log 1 वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे log 1 की जगह 0 प्लस c = 1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस c = 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1 दैट इज़ 0। तो जो ये c की वैल्यू है, जो मैंने f(x) निकाला है, इसके अंदर क्या करूँगा, इस c की वैल्यू को पुट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा f(x) क्या था, f(x) था मेरा x² प्लस 3 log x प्लस c, और यहाँ c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। अगर मैं यहाँ पे c की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, x² प्लस 3 log x। तो ये हमारे f(x) की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, x² प्लस 3 log x, x² प्लस 3 log x। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है CBSE 2023-24 का PYQ। तो आप देख रहे हैं कि MCQ है, बट इसको हमें पूरा ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कैलकुलस से है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, तो इस कॉन्स्टेंट रेट का मतलब आपको पता चाहिए कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस है वो कैसे चेंज हो रही है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पे भी रेट आएगा ना, तो आपको क्या लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा सर्कल है, जो उसका एरिया है ना, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, सोल्व करते चलो इस क्वेश्चन को। तो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस मैंने मान लिया c से डिनोट कर रहा हूँ मैं। सर्कल की क्या होती है, 2πr। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो अगर मेरा c = 2πr है, तो इसको मैं अगर चेंज करवाता हूँ dc/dt, मतलब चेंज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d/dt ऑफ 2πr, ये हो जाएगा। सॉरी, 2π मेरा कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव क्या होगा, dc/dt = 2π, तो बाहर आ जाएगा। r एक वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा dr/dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इजी करने के लिए कैलकुलेशंस को, और कुछ मेन मोटिव नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट 2π dr/dt = k। मैंने क्या कर लिया, इसको k के इक्वल मान लिया। तो जो मेरे ये dr/dt है ना,
ये क्या आ जाएगा k/2 पाई। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि वैसे इजी करने के लिए है, वैसे इसका अगर ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आगे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको k के इक्वल मान लिया। k क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। k कुछ नहीं है, कोई भी एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे काम करना है, मुझे बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अगर मैं इसका रेट निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज, तो क्या हो जाएगा dA/dt, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करूँगा मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम πr² का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका होएगा, r² का। ठीक है, ये क्या होएगा देखो, तो यहाँ से मेरा dA/dt की वैल्यू क्या आएगी निकल के, पाई तो कांस्टेंट था, इसका क्या हो जाएगा 2r, और r का हो जाएगा dr/dt। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। r² का क्या हो गया, 2 पावर आगे आ गई तो 2r हो गया, और r का एक वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/dt। अब देखो, मैंने dr/dt की वैल्यू निकाली है, क्या ये है k/2 पाई। ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा dA/dt क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 2r इंटू पाई इंटू dr/dt की जगह k/2 पाई। देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा यहाँ से dA/dt क्या आया, k इंटू आर, और k क्या है, k तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से मेरा dA/dt निकल के आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में प्रूव करना था, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ये आ गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कमफ्रेंस हमें पता है सर्कल की क्या होती है, 2πr। सर्कमफ्रेंस को c मान लिया, c इज इक्वल टू 2πr। फिर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस देखना था, तो dc/dt कर दिया। अब हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, बट r क्या है, एक अलग वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है। जब भी हम अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके साथ dr/dt, अगर y होता तो dy/dt, t के अलावा और कोई भी वेरिएबल होगा तो उसी के साथ हम लिख देते हैं। कांस्टेंट तो बाहर आ गया। फिर हमने इसको, क्योंकि हमें पता है dr/dt आगे एरिया में मिलेगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको k मान लिया, तो dr/dt की वैल्यू आ गई k/2 पाई। फिर हमने एरिया निकाला, ऐसे ही एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाला, उसका डेरिवेटिव किया, dr/dt की वैल्यू पुट कर दी, और सोल्व करके dA/dt आ गया हमारा किसके इक्वल, r के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी कैलकुलस से है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो मुझे पता है ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। देखो पहले मैं आपको थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ क्या होती है। देखो लीनियर से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके अंदर क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। जो हमारी डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ऑर्डर भी 1 होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, 2 टाइप की होती हैं, और 2 फॉर्म होती हैं इनकी जनरली। एक होती है हमारी इस टाइप की, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, आप q को यहाँ पे बड़ा भी मान सकते हो, जैसे मैंने छोटा लिखा है ना, आप इसको कैपिटल लिख लो, py इक्वल्स टू q। एक होती है हमारी फॉर्म dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, इनमें हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है। वो कैसे निकलता है, e⁻⁻ pdx, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है e⁻⁻pdy। मतलब ये ध्यान रखना है, जो हमारे यहाँ पे p होगा ना, ये p, देखो इन इक्वेशंस के अंदर जो हमारे p होता है ना, ये p, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल होता है सिर्फ x, पूरा x की फॉर्म में होगा ये, इसके अंदर कोई भी y नहीं होगा।
और ये जो हमारा p होता है ना, p, ये पूरा y की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा y, और कोई वेरिएबल नहीं होगा। सॉरी। तो ऐसे इनके करते हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन और बता देता हूँ। देखो आपको ऐसे बीच में इसका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू, फिर हमें करना है इंटीग्रेट का साइन लगाना है, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, इसका कैसे करते हैं, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इनके सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, फॉर्मूला एक तरीके से q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस सी। तो आपको इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। देखो ये क्वेश्चन है। अब देखो ये हमारा किस फॉर्म का है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड वाली फॉर्म का, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, तो ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्म पे है। देखो तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ डी एक्स बाई डी वाई होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, डी एक्स बाई डी वाई है, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा इस फॉर्म का बन जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना कर देंगे। अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, ठीक है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या आएगा यहाँ पे देखो, ए वाई अपॉन, क्वेश्चन में ए वाई है ना, तो ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो, अब मेरा देखो ये है मेरा, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा P है ये, और ये मेरा Q है। ठीक है, मुझे निकालना है क्वेश्चन के अंदर क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का इस टाइप की इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज टू पावर P डी वाई। चलो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। ई रेज टू पावर, मुझे किसका इंटीग्रेट करना है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का। इसका इंटीग्रेट आप इजीली कर लोगे। देखो कैसे करेंगे, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, जेड टी डब्ल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कोई अलग वेरिएबल लेना होता है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो। इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y, और z का क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी वाई, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई को इस तरफ ले जाओ, तो माइनस 2y डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। मुझे वैल्यू ऊपर वाले की निकालनी थी जनरली, वाई डी वाई, तो वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 डी जेड। तो जो ये मेरी वैल्यू आई है यहाँ पे, जो ऊपर ये हमारा है ना वाई डी वाई, देखो आपको दिख रहा होगा ये वाई डी वाई है ना, यहाँ पे उठा के इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जनरली मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता ही होगा, अगर ये नहीं आता तो फिर मैं जो कंसेप्ट वीडियो बनाऊंगा आप उनमें देख सकते हो। बाकी ये हमारा प्रैक्टिस वीडियो है, तो यहाँ पे मुझे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही इंटीग्रेशन की। तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 2 डी जेड, और नीचे आ जाएगा जेड। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाए ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2। देखो अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log z। ठीक है, सॉरी, log z आ गया यहाँ पे, ई रेज टू पावर log z। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है एकदम।
अब log की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ये पता होगा। देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कुछ दो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वो लिख देता हूँ। देखो log a रेज टू पावर अगर मान लिया b है तो ये क्या हो जाता है, b log a, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। ऐसे ही अगर आगे कुछ log के मान लिया 2 लिखा हुआ है, 2 log a लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, ये पावर चली जाती है ऊपर, log a का स्क्वायर हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ वैसे जैसे -1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, e log z रेज टू पावर -1/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है e रेज टू पावर log क्या होता है, 1 होता है। e रेज टू पावर log 1 होता है, तो क्या बचेगा, z की पावर -1/2। ठीक है, z की पावर -1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है z क्या है मेरा, z जो मैंने पुट किया था, देखो z मैंने क्या पुट किया था, -1/y²। तो z की वैल्यू 1 - y² यहाँ पे पुट करके -1/2, और ये -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा रूट में, तो 1 - y²। ये मेरा आया इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक MCQ है 1 मार्क्स का, और देखो आपको कैसे कितना सोल्व करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में आप 2-3 मिनट में आराम से कर लोगे, या तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, 1/√1 - y²। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तो, है ना। अभी तो हमारे बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा 4th क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन है हमारा वेक्टर से। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, a×b दे रखा है √3 और a.b दे रखा है -3। हमें निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b। देखो ये भी एक MCQ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको 2 फॉर्मूलों के बारे में इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। कौन से 2 फॉर्मूले हैं, मैं लिख देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा a×b, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला mod b sin थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट a.b। ये क्या होता है, mod b cos थीटा। बस आपको इन 2 फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आपको ये 2 पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वेक्टर प्रोडक्ट √3 दे रखा है, तो लिख लेते हैं a×b दे रखा है √3, किसके बराबर होगा ये, देखो इसको यहाँ अगली लाइन से लिखते हैं। ये मुझे पता है क्या होता है, a×b mod b sin थीटा। ये मुझे दे रखा है √3, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे दे रखा है a.b कितना, -3। अब इसको लिख लेते हैं a.b = -3। ठीक है, तो इसका क्या आएगा अब मेरा, mod b = -3, सॉरी cos थीटा रह गया हमारा, mod b cos थीटा = -3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, तो देखो क्या होगा, mod b sin थीटा अपॉन LHS के नीचे और RHS के नीचे, mod b cos थीटा, और यहाँ पे आएगा हमारा √3 अपॉन -3। अब देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है, काट दिया, क्या बचा हमारे पास, sin थीटा अपॉन cos थीटा = माइनस ऊपर लगा दिया √3। अब देखो 3 से √3 को काटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये 1/√3, वो भी माइनस का। ठीक है, अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आई -1/√3। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के बारे में।
ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, क्वाड्रेंट्स की, मतलब कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, जितने भी फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम मेरा साइन एंड कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2। तो π/2 प्लस π/2 में जब भी मैं प्लस करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा tan थीटा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, किसी में भी इसकी वैल्यू लेके जा सकते हैं। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। tan थीटा, अब मुझे पता है tan π/6 होता है मेरा 1/√3, जो कि होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मुझे इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाना हो तो मैं क्या करता हूँ, पाई माइनस। तो नेगेटिव के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 π - π/6। समझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/6 होगा पॉजिटिव, बट मुझे देखना है कि 10 नेगेटिव दे रखा, तो नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/6। पाई माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो tan थीटा ऐसे क्या आ जाएगा, 10 5π/6। तो थीटा क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 5π/6, और 10 और 10 हट जाएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5π/6। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको दो फॉर्मूले और थोड़ा 10 के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होता है। सॉरी, थोड़ा मेरे जुकाम है तो उस वजह से आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी से। इस बैच की खासियत ये है, आपको मतलब हर एक चैप्टर से अलग अलग अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ताकि आपका मतलब एक वाइड व्यू डेवलप हो। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस करते रहो, इजी क्वेश्चंस करते रहो। यहाँ पे आपको सारे अच्छे, इजी, मुश्किल जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन किससे है, प्रोबेबिलिटी से है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी ऑफ बी बाय ए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2/3, तो हमें बताना है पी ऑफ बी किसके इक्वल होगा। दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए पी ऑफ ए बाय बी क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही हमारा पी ऑफ बी बाय ए क्या होता है, ये क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। बस ये दो फॉर्मूलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है पी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू 2 इंटू पी ऑफ बी बाय ए, ये गिवन है। अब यहाँ पे इन फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे तो क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन बी कट जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो मेरी पी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये उस तरफ जाएगा पी ऑफ ए, तो 2 इंटू पी ऑफ बी, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3, इसका यूज़ करेंगे।
तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B इक्वल्स टू क्या गिवन है 2/3। अब P ऑफ A की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2P ऑफ B पुट कर सकता हूँ ना, तो P ऑफ A की जगह ट्वाइस ऑफ P ऑफ B प्लस P ऑफ B इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, 2P ऑफ B प्लस P ऑफ B क्या हो जाएगा ये 3P ऑफ B इक्वल्स टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ से क्या आ जाएगी 2/9। और ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, कितना इजी क्वेश्चन था 2/9, फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है। तो आपको बस ये दो फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का आ गया, और ये क्वेश्चन कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर इससे रिलेटेड आइडेंटिटी तो बता ही दी, मतलब सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो बता ही दिया था। एक और लिख देता हूँ आपको। ठीक है, ये किस टाइप की हमारी इक्वेशन है, पहले चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन को पहले हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं। देखो मुझे दे रखी है ये, मैं क्या करता हूँ, मुझे dy/dx को चाहिए एकदम जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। पूरी इक्वेशन को x² + 1 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। इस क्या कर देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन क्या करते हैं, डिवाइड बाय, ठीक है, x² + 1। इस पूरी इक्वेशन को x² + 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से हटके 1 हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन x² + 1 y इक्वल्स टू √x² + 4 अपॉन x² + 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम कंपेयर करें उस इक्वेशन से जो जनरल इक्वेशन होती है, तो ये मेरा ये क्या है, ये मेरा है P और ये मेरा क्या है Q। ठीक है, आपको ज़्यादा दिख नहीं रहे होंगे, लाइट हो गया थोड़ा है ना। ये है मेरा P और ये है मेरा Q, येलो कलर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या थी याद करो, जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया है मैंने, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। इस इक्वेशन से मैंने इसको कंपेयर करके मेरा ये p हो गया और ये मेरा q हो गया। अब मैं इसका निकालता हूँ सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर में हमें करना है इंटीग्रेशन किसका, p dx का। ठीक है, चलो करते हैं, e⁻⁴ इंटीग्रेशन, p क्या है मेरा 2x अपॉन x² + 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे। हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है e⁻⁴ 2x अपॉन x² + 1 dx। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x² + 1 को क्या करूँगा, z मानूंगा, लेट। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2x और ये dx इक्वल्स टू dz। मैंने क्या किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, लेट, तो ये मेरा आ गया निकल के। तो जो ऊपर ये मेरा दिख रहा है मुझे 2x dx, ठीक है, उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, ये वैल्यू पुट कर दूँगा। तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से मेरा आएगा e⁻⁴, ऊपर आ जाएगा dz और नीचे आ जाएगा z। ठीक है, जनरली आप इंटीग्रेशन फैक्टर जब भी निकालते हो ना, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है log की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि फिर हमें e की पावर log पता है 1 होता है, तो इसलिए log e1 होता है ना, तो इसलिए हम इस टाइप से log ही आता है ज़्यादातर। तो ये क्या हो जाएगा e log z। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z। और मुझे पता है मेरा z क्या है, z तो आपको पता है, मैंने क्या माना था x² + 1। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया x² + 1, ये हो गया। अब मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस के जनरल सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx + c। ये होता है इसके जनरल फॉर्म लिखने का तरीका। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सारी एक साथ। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, x² + 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पुट करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पुट करेंगे q की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक मिनट, क्या होगी q की वैल्यू,
हमने निकाली थी ना ऊपर, ये रही अंडर रूट, ये वाली, ये कह रहा हूँ मैं, ये क्यू है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, क्यू इज इक्वल्स टू क्या था, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये था ना। तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। तो ये हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अच्छा सॉरी एक चीज़ लिखनी रह गई हमारी। हमने यहाँ पे ना देखो क्यू तो पुट कर दिया, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 था उससे मल्टीप्लाई नहीं की थी, डी एक्स प्लस सी। देखो इससे ये कट गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर से, क्या बन गई हमारी, y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला होता है, हमें पता है फॉर्मूला होता है ना इसका इंटीग्रेशन करने का, क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास। जब भी हमारे ऐसे दे रखा होता है इस फॉर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाय 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 log ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। वो जो आपके 3 स्पेशल फार्मूलाज हैं ना इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, उससे उसका यूज़ किया है आपने यहाँ पे। वो 3 फार्मूला है, एक है अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और एक है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, उसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा ये सोल्व करने के बाद, वाई इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बाय 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की जगह क्या जगह 4 प्लस ए स्क्वेयर बाय 2, ए स्क्वेयर बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 4/2, 4/2 लोग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। यहाँ से 4 से ये कट के ऊपर 2 हो जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2 लोग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको बस स्टेप्स पता होने चाहिए। पहला स्टेप है इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं उसको अरेंज करना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अरेंज करने के बाद पी और क्यू निकालना, फिर वहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, फिर जो हमारी सॉल्यूशन होता है उसमें पुट करके उसका इंटीग्रेट करना। और ये क्वेश्चन जनरली 4 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो 5 का भी आ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी क्वेश्चंस की। मैं सोच रहा हूँ जैसे PYQ मैंने देखा था पिछले साल का, उसके अंदर 3 क्वेश्चन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से दे रखे थे। तो मैं अगला लेक्चर सोच रहा हूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ एक, ठीक है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, 2 balls are drawn at random 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। देखो क्या दे रखा है, विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाली फिर वापस डाल दी। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स। क्या क्या है, एक अर्न है जिसके अंदर जितनी रेड बॉल है उतनी ही ग्रीन बॉल्स हैं। हमें नहीं पता, बॉल्स नहीं दे रखी कितनी है, बस हमें पता है कि जितनी रेड है उतनी ही ग्रीन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना, हमें कितनी बॉल निकाली है, हमने 2 balls आर ड्रॉन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स का हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं इसका, ठीक है। आ जाओ, देखो सैम्पल स्पेस क्या होगा, पहले मैं आपके साथ लिखता हूँ सैम्पल स्पेस। देखो सैम्पल स्पेस क्या होगा, मुझे निकालनी है रेड बॉल्स। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल हैं जो रेड आ जाएं, या फिर एक रेड आए एक ग्रीन आ जाए, या फिर एक ग्रीन आए एक रेड आ जाए, या फिर एक भी रेड ना आए, दोनों ही बॉल्स क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा और यही हमारे पॉसिबल आउटकम्स भी होंगे, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है जो बनाते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स हमारे जो होंगे, पॉसिबल आउटकम्स। जो सैम्पल स्पेस होता है एक वही होता है पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या होंगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो पहला है हमारा आर आर, मतलब दोनों ही बॉल हमारी रेड है, तो ग्रीन कितनी होंगी, 0 होंगी। ग्रीन तो एक भी नहीं होगी ना अगर दोनों रेड होंगी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। आप इसको स्किप भी कर सकते हो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स को, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। एक हो गया ये। अब देखो एक केस था एक रेड होगी और एक ग्रीन, या फिर एक ग्रीन होगी एक रेड, ये दोनों सेम केस है ना। दोनों केसेस में एक ही रेड है और एक ही ग्रीन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। देखो तो दो केसेस है ना ये, तो इनकी क्या हो जाएगी 2/4, तो 1/2, ठीक है। सेम सेम केस है। अब देखो अब एक केस बचा है जिसमें एक भी रेड ना हो, दोनों ही ग्रीन हो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि एक ही केस ऐसा है 4 में से जो जिसमें क्या दोनों ग्रीन है। यहाँ तक बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब मेरी दोनों क्या थी रेड बॉल थी, क्या ये 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब एक रेड बॉल थी, क्या ये 1/2। और प्रोबेबिलिटी जब क्या थी एक भी रेड बॉल नहीं थी, मतलब ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी जब क्या था मेरी रेड बॉल 0 थी, तो क्या ये 1/4, इतना है हमारा, ठीक है। अब हम निकालते हैं मीन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखो मैंने मान लिया लेट एक्स डिनोट दी नंबर ऑफ रेड बॉल्स। मैंने मान लिया मेरा एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, तो टेबल बनाते हैं मीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्स नंबर ऑफ रेड बॉल, और यहाँ पे लिख दूंगा नंबर प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स। जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ एक तरीके से। ये है 0 रेड बॉल, ये है 1 रेड बॉल, और ये है 2। 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1 आने की है 1/2, और 2 आने की कितनी है 1/4। देखो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ, ये जो हमारी नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हमने ली हैं वो इनटू इनकी प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये होता है, इनका सम करना है। तो निकाल देंगे 0 इंटू 1/4, 0 की इसमें मल्टीप्लाई, इनके आपस में सबकी मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, और फिर उन तीनों का सम, वो होता है मीन। प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट के ये भी 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1। तो इसका मीन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, फिर उसके बाद हमने इसका मीन निकाल दिया। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें करना था, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे इंटीग्रेशन से है। तो देख लो अब एग्जाम में ये 2024 के क्वेश्चन है लगभग सारे, कितने सारे क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन से आ रहे हैं, कैलकुलस से आ रहे हैं। मेन मतलब है कि हमें कैलकुलस को कितना ज़्यादा मतलब आगे रख के चलना है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हम। 35 से 36 मार्क्स का पेपर आता है कैलकुलस से, तो हमें कैलकुलस को क्या करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो आपका कैलकुलस है ना जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टिप्स भी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। चलो आप खाली मत बैठो, आप वीडियो को पॉज करो, और जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना पहले आप उसको सोल्व करो, फिर आप इसका सोल्यूशन देखो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका सोल्यूशन देखो आप, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, आपको खाली हाथ नहीं बैठना। मैंने मान लिया आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, आई इंटीग्रेशन का होता है साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx, ठीक है। आप देखो आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, नीचे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका मतलब यही है।
यही मतलब है ना इसका। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू जेड। मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, जेड मान लिया। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ये इसका यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया इतना मैंने क्या किया है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को। मैंने क्या किया है, मैंने साइन इनवर्स एक्स को जेड मान लिया, फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इस तरफ आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेरे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी साइन जेड। ये बस आपको ध्यान रखना है, उस तरफ गया ना तो एक्स की वैल्यू साइन जेड आ गई। अब देखो मुझे ये पता चल गया डी जेड अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन 1 अंडर द रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को मैंने जेड मानना है, इसकी वैल्यू मेरी डी जेड हो ही गई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स जेड, सॉरी साइन जेड, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जेड। ये आ गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको ईजी तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, आई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट जेड अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड क्या होगा, कोस स्क्वायर जेड, ये तो आपको पता ही होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर जेड डी जेड। अब ये कोस ऊपर जाके क्या हो जाता है, सीकेंट हो जाता है, तो आई इज इक्वल्स टू जेड इंटू सीकेंट स्क्वायर जेड डी जेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैं फॉर्मूलेज लिखते चल रहा हूँ साथ साथ, 1 बाय कोस थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, ये मुझे पता है ना। चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सोल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, क्योंकि दो वेरिएबल है मेरे पास, एक क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक क्या है पॉलिनोमियल है, या फिर अलजेब्रा आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। हमें पता है आईलेट के बारे में, चलो इसको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड कौन सा होगा आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट ILATE। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं इन्वर्स को, ठीक है, फिर लॉग को, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या होती है आइडेंटिटी, अगर मुझे दो फंक्शन है u और v, उनका इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसका होल इंटीग्रेशन। ये होता है बाय पार्ट से सोल्व करने का तरीका, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है जो हमें इसके अंदर अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो इसको सोल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू जेड साइन स्क्वायर जेड है, तो फर्स्ट फंक्शन जेड है तो जेड एज इट इज, सेकंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर जेड डी जेड का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल फर्स्ट फंक्शन का डी जेड बाय डी जेड, मतलब फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डेरिवेटिव, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे डी ऑफ डी जेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर जेड डी जेड, ये हो गया। अब उसके बाद इसका पूरे का दोबारा से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जेड, सीकेंड स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होता है 10, सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 जेड माइनस, ये तो आपस में कट जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा 1, डेरिवेटिव है ना 1 आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा 10 जेड, ठीक है, डी जेड, इसका दोबारा करना है हमें, तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखो आई क्या आ गया, आई
आई इज इक्वल्स टू, एक्चुअली वो बीच में बंद हो गया था तो इसको मैं अब दूसरे ऐप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, तो क्या आ जाएगा आगे, आई इज इक्वल्स टू जेड इन टू 10z तो सेम रहेगा, ठीक है, माइनस, अब मुझे पता है 10z का मेरा क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ 10z का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log ऑफ cos z, ठीक है ना। मैं आपके लिए लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ cos z प्लस सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देंगे, z क्या था, साइन इनवर्स x, देखो हमने यहाँ पे माना था ना z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई 10 ऑफ z है। अब देखो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये मेरा जो है ना, यहाँ पे देखो साइन x इज इक्वल टू साइन z है, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं अलग से, देखो क्या है, x इज इक्वल टू साइन z मतलब अपॉन 1 है, ठीक है, x अपॉन 1 है। अब देखो साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, x है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 है, तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बेस क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो साइन z अगर x बाय 1 है तो यहाँ से मेरा देखो, इसको यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो देखो मेरा 10z क्या आएगा, 10z क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x अपॉन बेस के अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस z क्या आएगा, कोस z बेस अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम ये पुट कर रहे थे, ठीक है। चलो 10z की जगह मैं क्या रख दूंगा, x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log कोस z की जगह क्या रख दूंगा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना सब करना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 से 5 नंबर का है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता है तो। अब अगला क्वेश्चन है, अगर अगले दोनों क्वेश्चन मैंने मैट्रिसेस के लिए रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते और ये बहुत ही ईजी चैप्टर भी है, आप एक बार इसको अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इससे भी क्वेश्चन लिए आपके, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, ए दे रखा है मुझे मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है, पहले मुझे क्या करना है, फाइंड ए बी, मुझे पहले ए बी निकालना है, फिर इस ए बी का यूज़ करके मुझे इस इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, जो हमें पूछा है ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई करनी है, आई होप आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप अभी सीख लेना मेरे साथ, देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले आप ऑर्डर वाइज लिख लो, पहले ए लिखेंगे, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, इसको लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स, इसको बी क्या है, 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो हमारा बनता है A11, ए बी मैट्रिक्स का, जो ए बी मैट्रिक्स है ना उसका A11 बनता है ऐसे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी देखो क्या बनेगा, -3 की 1 से की तो -3 -2 +4 +0। अब इसकी उससे करनी है फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, इसकी करनी है और इससे करनी है अब की बार, तो ये क्या हो जाएगा, -6 +2 और ये हो जाएगा +4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 की 0 से तो 0
अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस और -4। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे हम इसकी सेकंड रो की पूरे के साथ, 1 2 3 तीनों के साथ, तीनों कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ, ऐसे करनी होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेकंड जो हमारी रो है उसकी करते हैं। तो 2 की 1 से करी तो 2 -2 प्लस 0, 2 की तो 4 -1 -2। अब इसकी की तो 2 0 -2 प्लस 2। अब थर्ड पे आ जाओ, अब थर्ड रो की उसके साथ करते हैं, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 -2 प्लस 0, 4 -1 -3, 0 -2 प्लस 3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ए बी क्या आएगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ऊपर 1, 6 - 6 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0 एंड 3 - 2 1। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आप देख रहे हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई एक। तो यहाँ से मेरा आया है ए बी इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स आई, दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स वो की वो सेम की सेम रह जाती है ना। तो मेरा यहाँ से क्या आया, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स आ गया मेरा। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट फिर मुझे रिकॉर्ड तो करना ही था, इसलिए मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप कृपया इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। बैक हमारा बस लास्ट क्वेश्चन और बचा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स आ गया। अब देखो, अब हमें सोल्व करना है किसको, मतलब यहाँ से ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, तो मतलब बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए जो मैट्रिक्स है वो बी इनवर्स है, तो ए लिख देते हैं। बी इनवर्स क्या आ गया, -3 2 2, -2 मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये वाली -2 1 1 -4 2 3। तो ये मेरी बन गई। ठीक है, अब देखो मुझे इक्वेशंस क्या क्या दे रखे हैं। अब मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ आपके लिए। देखो मुझे इक्वेशन दे रखे हैं x -2 है। अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हमने a इंटू बी तो निकाल दिया। अब हम इनके सोल्व कर रहे हैं इक्वेशंस को। ये दे रखे हैं 2x - y - z इक्वल्स टू 2, -2y + z इक्वल्स टू 3, ये दे रखा है हमें। ठीक है, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होगा, ये 1 -2 0, यही होगा ना। ये क्या होगा, 2 -1 -1 0 -2 1। देखो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y z, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 3। ये क्या होता है, a x इक्वल्स टू बी, a इंटू एक्स। तो यहाँ से x आता है a इनवर्स b। ये ऐसे सोल्व करना होता है। ठीक है ना, इतना तो हमें पता ही है, ऐसे इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो जो मेरा, अब ध्यान से देखना आप, बी इनवर्स देखो आप, बी इनवर्स मेरा ये है, यह है मेरा बी इनवर्स ए के बराबर। ठीक है, और जो ये दे रखा है ना मेरा ये वाला, ये देखो ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये जो मेरा बी है और ये वाला मेरा ए, इसको ए ना मान के ना इसको आप और कुछ नाम दे देते हैं, रुक जाओ, ए से फिर आप कंफ्यूज हो गए। इसको ए ये नहीं मान के हम इसको नाम दे देते हैं कुछ और। हम इसको मान लेते हैं COW, है ना, CD मान लेते हैं। ये मेरा C है, ये मेरा X है और ये मेरा है D। तो मुझे निकालना है X इज इक्वल्स टू C इनवर्स D। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जो आपका C है और जो आपका B इनवर्स है, सॉरी B है, ये वाला B जो ऊपर B है ना, ये B और ये आपका C, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है। देखो 1 इसकी, देखो ये इसका कॉलम और ये इसकी रो, ये इसका कॉलम और ये इसकी रो, और ये इसका कॉलम और ये इसकी रो, दिख रहा है ना आपको, दोनों क्या है, ट्रांसपोज है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज, लिख सकता हूँ ना C को B का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं आप,
कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। मतलब अगर मुझे अब सी का इन्वर्स निकालना, तो सी का इन्वर्स क्या होगा, देखो बी ट्रांसपोज का इन्वर्स, बी ट्रांसपोज का इन्वर्स। और अब ये एक आइडेंटिटी होती है क्या, बी ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये चीज़ ध्यान रखो, दोनों चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो जो मेरा ये बी इन्वर्स निकल के आया ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा इसका, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी इन्वर्स आएगा। चलो इस सी इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, बी इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। मैंने क्या किया है, बी इन्वर्स जो ये निकल के आया था ना, इसका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसपोज करके और इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, इसी का ही। तो ये मेरा सी इन्वर्स भी आ गया। अब मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, सी इन्वर्स इंटू डी, यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे स्पेस है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू सी इन्वर्स, सी इन्वर्स क्या है, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, और इंटू डी क्या है, डी है 3 2 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो और एक्स आ जाएगा मेरे यहाँ से, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, अब देखो -3 की 3 में करी तो -9 +4 +6, ठीक है। यहाँ पे देखो -6 +2 +3 -12 +4 +9 9। ये क्या बन गया, अब देखो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यूज़ -9 + 10 1, -6 + 5 -1, 12 और +13 1, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, देखो दो चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है, क्या क्या है। पहले तो हमने ए बी निकाल दिया, तो बहुत ईजी है। ए बी निकलने के बाद जो हमारी ए बी है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ए है जो वो बी इन्वर्स के इक्वल है। तो ऐसे हमारी बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई, जो ए मैट्रिक्स हमको दे रखी थी ना, यही हमारी बी इन्वर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर हमें जो इक्वेशन दे रखी थी, हमने उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये हमारी सी एक्स डी, तो एक्स क्या होता है, सी इन्वर्स डी। अब हमने सी को ध्यान से देखा, जो सी था ना, वो तो बी जो मैट्रिक्स थी हमारी बी, उसी का ट्रांसपोज दे रखा है क्वेश्चन में, देखा हमने सी है जो वो बी का ट्रांसपोज है। तो हमने फिर क्या किया, सी को लिख दिया बी का ट्रांसपोज, सी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी की ट्रांसपोज का इनवर्स। तो सी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनवर्स लिखो, बी इनवर्स का ट्रांसपोज सेम बात है। तो वहाँ से हमने बी इनवर्स जो आया था उसका ट्रांसपोज करके सी इनवर्स निकाल दिया, यहाँ पे पुट करके एक्स इज इक्वल्स टू सी इनवर्स डी इसके अंदर, यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर दिया, वहाँ से हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा किससे है, मतलब इसके अंदर मिक्स कर रखा है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी मिक्स कर रखे और ये आपका मैट्रिसेस भी मिक्स है, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ एल्फा और एफ ऑफ माइनस बीटा, एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा इसको प्रूव करना है, प्रूव। तो एफ ऑफ एल्फा तो हमें दे ही रखा है, हम एफ ऑफ माइनस बीटा निकाल लेते हैं। देखो माइनस बीटा का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ भी आपको एल्फा दिख रहा है ना क्वेश्चन में, वहाँ पे माइनस बीटा पुट कर दो, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस बीटा साइन ऑफ माइनस बीटा 0 माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा कोस ऑफ माइनस बीटा 0 0 0 1 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये क्या बन गया, ये हमारा कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, पॉजिटिव कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस बीटा बन गया। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बीटा 0। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस साइन बीटा, कोस तो पॉजिटिव ही रहेगा 0, और ये 0 0 1। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, एफ ऑफ माइनस बीटा की वैल्यू। देखो आपके पास एफ ऑफ एल्फा भी हो गया, एफ ऑफ माइनस बीटा भी हो गया। हमें इसको प्रूव करना है किसके, एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा के, ठीक है ना। एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा मतलब क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी अल्फा दिख रहा है वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एल्फा मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ माइनस बीटा
चलो दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। ये है हमारी कोस अल्फ़ा, ये है हमारी साइन अल्फ़ा, और ये है हमारी ज़ीरो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1। ये हो गया। अब एफ ऑफ माइनस बीटा लिख लेते हैं। कोस बीटा माइनस साइन बीटा 0 साइन बीटा कोस बीटा 0 0 0 1। ठीक है, अब इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कोस अल्फ़ा, देखो अब वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था ना, इसके फर्स्ट रो की इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर इसकी फर्स्ट रो की सेकंड से, फिर थर्ड से, ऐसे ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो कोस अल्फ़ा की कोस बीटा से की तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और जीरो की जीरो से जीरो। अब इसकी इससे तो कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा और ज़ीरो और थर्ड में तो ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी करते हैं सेकंड की उसकी फर्स्ट से, तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे है ना ये माइनस, हम इसकी करते हैं माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब सेकंड कॉलम से करते हैं साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और इनकी करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। इसकी करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ज़ीरो 0 0। इसकी करेंगे, सॉरी वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे, कहाँ थे हम, यहाँ थे। इसकी करेंगे, अब इसकी कर रहे हैं ना, अब इसकी इससे करेंगे तो भी आपका ज़ीरो आएगा, और उसकी उससे करेंगे तो आपको 1 आएगा। ठीक है, अब देखो आपको 2-3 आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उन आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपने पढ़ी भी हुई है पहले, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखो 4 आइडेंटिटीज़ होती है हमारी, A+B फॉर्मूला भी कहते हैं उनको। एक होता है साइन A+B। साइन A+B क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ठीक है, ऐसे ही हमारी होती है साइन A-B, वो क्या होती है, साइन A कोस B, सेम है, जहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कोस A साइन B। कोस वाली आइडेंटिटीज है जो हमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है। कोस A+B क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, कोस A कोस B, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस साइन A साइन B। ठीक है, ऐसे ही कोस A-B में आता है प्लस कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। तो आपको ये 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, तो ये मेरी क्या है, कोस A-B की आइडेंटिटी है ना, क्या है ये, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब नीचे देखो साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे 0 है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड कॉलम में कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। ध्यान से देखो ये क्या है, साइन बीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, तो ये साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा, मतलब कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये 0 ही है, ये 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या प्रूव करना था, देखो हमें करना था एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो मतलब जहाँ पे भी अल्फ़ा था वहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आना चाहिए। अब देखो ये कोस अल्फ़ा था, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, ये साइन अल्फ़ा था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। यहाँ पे देखो ये साइन माइनस साइन अल्फ़ा हमारा है, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, तो इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा
तो मेरा हो जाएगा कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 0। यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 0 0 0 1। तो यहाँ पे ये हमारा किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे भी हमारा अल्फ़ा था वहाँ पे हमारा सब जगह क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये फर्स्ट वीडियो क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा।